तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, कैप्टन वापस आ चुके थे, लेकिन काफ़ी ज़ख्मी थे। मतलब ज़ू देखता है ना उनकी हालत, परछाई से समझ जाता है। अब आके और कैप्टन एकदम क्यूरियस होके देख रहा था ज़ू की तरफ और ज़ू पूछता है कि आपके ऊपर तो 10 करोड़ की बाउंटी है, लेकिन आपका एक हाथ और एक पैर तो मेरे हिसाब से 30 लाख के बराबर तो हो ही जाएगा। 3 करोड़ के बराबर तो हो ही जाएगा मतलब ऐसा। अब कैप्टन कहता है, "क्या बात कर रहे हो? पैर, हाथ? तुम वैसे भी मुझे 20,000 देने वाले हो स्पिरिचुअलिस्ट तुम। मैंने तुम्हारे लिए इतना रिस्क लिया था ताकि तुम बच के वहाँ से निकल सको।" अब जो उसके बाद क्या करते हैं, एक जेट स्लीप जो था ना वो कैप्टन की तरफ उछाल देता है। जिसमें क्या था ना कि जो पैट्रियार्क थे ना उन्होंने हर चीज़ रिकॉर्ड किया था। कैप्टन ने जो थर्ड प्रिंसेस बने थे। उसके बाद हँसने की आवाज़ आती है, "अरे मेरे छोटे प्यारे भाई, मैं तो बस मज़ाक कर रहा था।" और फिर कप्तान जो था अपना बदल देता है बातें कि ज़ैंग ज़ैंग क्या कर रहे हो? इस जगह को अच्छे से बिल्ड करो। और वो बड़ा-सा नाग क्या दिख रहा है तुम्हारे पीछे? तो ये वही नाग था। और ज़न ज़ैंग कहते हैं कि आपके पास भी तो उसका एक हिस्सा है ना, वो दे दो, फिर पूरा नाक बन जाएगा, अच्छी कमाई होगी, जो लोग देखने आएँगे। और कैप्टन कहते हैं, हाँ, ये काम की नहीं है, मैं रास्ते में जब आ रहा था इसे खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काम नहीं किया। तो कप्तान भी जो था अपने कैप्टन भी, वो नाक दे देते हैं ज़ैंक्सन को, जो कि काफ़ी एक्साइटेड था। और कैप्टन कहता है, ठीक है, मेरे पास लंबा प्लान है। अब मेरे पास हाई लेवल का ज़ॉम्बी हार्ट भी आ चुका है। मुझे कुछ और रिपोर्ट्स चाहिए। उसके बाद हम तीनों एक बड़े मिशन पे काम कर सकते हैं। ज़ू पूछता है, क्या इसमें फ़ायदा रहेगा इस मिशन में? क्या मैं थर्मा अपर्चर्स खोल पाऊँगा? कैप्टन कहता है, तुम समझे नहीं, तुम्हारी जो सोच है ना अभी बहुत नीचे की है। अगर इस मिशन में हम काम करेंगे ना, तो तुम बहुत ऊपर जा सकते हो। इसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। तुम लोगों को तो पता है मैं बहुत बिज़ी चलता हूँ, तो ठीक है फिर। जैंक्सन कुछ नहीं देख पा रहे थे क्योंकि कैप्टन अदृश्य थे, लेकिन ज़ू उन्हें देख पा रहा था, मतलब उनके परछाई को। अब ज़ू उसके बाद क्योंकि कैप्टन जा चुके थे, तो ज़ैंग से बात कर रहा था कि थर्मास्केप का काम कैसा चल रहा है। और इस दौरान ज़ैंग इसे एक बॉटल देते हैं कि ये लो तुम्हारा नया थर्मास्केप, और पूरा मैनुअल वगैरह था। अब ज़ू क्या करता है ना, हार्बर नंबर 176 पे जाता है और ये अपना जो थर्मास्केप था उसे पानी में बैठा देता है, जो कि बड़ा हो जाता है अचानक से। और फिर उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करता है। मैनुअल पढ़ता है तो और अचंभित था। ये वाला जो थर्मा बोर्ड था ना, वो और अच्छा था। अब देखो मैं इसका ज़्यादा गुणगान नहीं करूँगा, लेकिन उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था ज़ैंक्सन ने। तो पिछले वाले से भी अच्छा था, इसमें एक और इफ़ेक्ट भी उन्होंने ऐड किया था। इसको 3 बार आप ना इस थर्मास्केप को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और जब तीसरी बार करोगे तो एक अलग प्रकार की एनर्जी निकलती है। ख़ास करके वो इफ़ेक्ट के बारे में इवन अपना ज़ू भी नहीं समझ पाता है। इस दौरान 3 दिन बीत जाते हैं और ज़ू अच्छा था, चौकन्ना था, लेकिन अब उसको ज़्यादा परवाह नहीं करना पड़ रहा क्योंकि कैप्टन वापस आ चुके थे। तो ज़्यादा चर्चे क्योंकि उनके नाम पर बड़ा बाउंटी था, तो उनके थे। और वैसे भी कैप्टन ही तो मास्टरमाइंड था इन चीज़ों के पीछे। लेकिन ना चौथे दिन या तीसरे दिन की शाम में बोल सकते एक लेडी ज़ू के थर्मास्केप की तरफ बढ़ती, एक यंग वुमन, उसने टाओइस्ट रोब पहना था। पावर लेवल की कंडेंसेशन के 3rd लेवल में। ये लड़की वो थी ज़ू ज़ायोहाई हुई, जो कि 7 ब्लड आइज़ को उसी दिन जॉइन की थी जिस दिन ज़ू ने किया था। काफ़ी दुखी थी, काफ़ी चिंतित थी। उसके हिसाब से उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था ज़ू के अलावा कहीं जाने का। और ज़ू का पावर लेवल अब काफ़ी ऊपर जा चुका था, बंदी अभी भी काफ़ी वीक थी। बहुत महीनों से परेशान थी, सह रही थी। तो नाव के पास आके झुक के प्रणाम करने लगती, खुद को डिसाइपल बोल के, और ज़ू को एक अलग इज्जत देती है, सेक्ट अंकल बोल के। ज़ू की आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तो ये बताना शुरू करती है कि ऑफ-पीक डिसाइपल था ना वो बंदा ज़ाओ किनपेंग, जिससे कि ज़ू मिला भी था और वो पार्टी भी थ्रो किया था जहाँ पर ये लोग जाके बैठे थे। उसने ज़ू को हर्ष शू क्रैब्स भी दिए थे, लेकिन उसे किसी ने मार दिया था। बंदी पूरा स्टोरी बताती कि वो बंदा डिंग ज़ायोहाई जो सेक्ट अंकल है उनके अंडर में काम करता था, कोस्ट गार्ड डिवीज़न। कि देखो जब डिंग ज़ायोहाई फाउंडेशन लेवल पे चला गया ना, तो उसने पहले प्रॉमिस किया था कि वो ज़ाओ किनपेंग को अपना अटेंडेंट बना लेगा, लेकिन वो वैसा करता नहीं। और वो जो मॉकफोक आइलैंड पे जो बैटल हुआ था ना, ग्रैंड कंपटीशन, उसमें ज़ाओ किनपेंग ने भी अच्छा कमाया था, चीज़ों को सेफ रख पा रहा था। और डिंग ज़ायोहाई क्योंकि इसे इग्नोर करने लगा था, तो ज़ाओ किनपेंग को लोग फिर टारगेट करना शुरू कर दिए। और 3 महीने पहले उसे रास्ते में ही किसी ने मार दिया था। मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब इन्वेस्टिगेशन किया ये वो, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और जो बोलता है तुम और ज़ाओ किनपेंग, तो बंदी बोलती है वैसा नहीं था, लेकिन वो मतलब मुझे कुछ भी चाहिए रहता था, बहुत सी चीज़ों में मदद करती थी। इवन मेरे जो कर्ज वगैरह रहते थे, जैसे मैंने बोट नहीं खरीदा था, तो उन चीज़ों में भी उन्होंने मदद किया था। बंदी ने अपना सर ज़मीन पे मारने लगती कि आप मेरी मदद कर दीजिए। सो बोलता है इसकी ज़रूरत नहीं, ज़ाओ किनपेंग ने मेरी भी मदद की थी, तो मैं ये चीज़ को देख लेता हूँ। और ज़ू इन्फॉर्मेशन पता भी कर लेता है कि बंदी झूठ तो नहीं बोल रही। ज़ू उसे देखो प्रणाम करने के लिए तो मना कर देता है झुकने के लिए, लेकिन फिर भी बंदी घुटने पर थी, काफ़ी वीक फील कर रही। अब ज़ू अपने टोकन को निकालता है और उसमें मैसेज भेजता है किसी को कि आओ मुझसे मिलो। और यहाँ पर कौन आता है? गूंगा। और इस बंदे का ऑरा फील करके बंदी हैरान हो जाती है। ये बंदा
डाओइस्ट रोब में है और जर्किन जो पहना है ना कुत्ते के स्किन का है। तो वो ज़ू उसको बोलता है कि पूरा इन्फॉर्मेशन बताता है कि जाओ पता करके आओ। और उस समय जो म्यूट था यानी गूंगा वो की कंडेंसेशन के 7वें लेवल पे था और काफ़ी खुश था गूंगा ज़ू को देख करके, एकदम उनको रिस्पेक्ट देता और एक भी सवाल पूछता भी नहीं वो बंदा, कि जबकि ज़ू बोलता है कि तुमको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़ायो हुई से पूछ सकते हो। तो फिलहाल ये रात का समय था, अब धीरे-धीरे सुबह का समय आता है और गूंगा ज़्यादा वेट नहीं कराता है ज़ू को। पूरा इन्फॉर्मेशन भाई वो कम समय में ही मतलब 1-2 घंटे के अंदर निकाल लेता है और ज़ू को एक जेट स्लिप देते हैं। जिस इन्फॉर्मेशन के लिए बंदी ज़ायो हुई कितना मेहनत की थी, मतलब 2-3 महीने से परेशान थी। उसने पैसे भी पे किए थे, फिर भी उसे कुछ नहीं पता चला और ये बंदा 1-2 घंटे के अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन पता करके चला आया था। तो ये जो किलर था ना वो 7th पीक का नहीं था, इसका नाम था ली ज़ेलन। वो भी एक ऑफ पीक डिसाइपल ही है, लेकिन फर्स्ट पीक का। पावर लेवल उसका की कंडेंसेशन के 9th लेवल में है और इस बंदे ने बहुतों को मारा है, बहुतों ऑफ पीक डिसाइपल्स को। और इवन उसने और भी इन्फॉर्मेशन निकाली थी गूंगे ने, ली ज़ेलन का नेटवर्क क्या है, कि वो जो वू जियानवू करके बंदा है ना फर्स्ट पीक का जो डिसाइपल है, मतलब मास्टर के जो अंडर में आते हैं, 9th हाइनेस और समथिंग है राइट, जो कविताएं कहता है, उसका ये अटेंडेंट है। ज़ूकिंग जो था ना, ये जो स्लिप था इस बंदी को भी पढ़ने को देता। बंदी थोड़ी डर जाती है ना, क्योंकि वू जियानवू का नाम था, कि अब ज़ू क्या कर पाएगा ऐसा सोचती, लेकिन ज़ो बोलता है नहीं चलते हैं। गूंगा रास्ता लीड करता है, लेकर जाता है जहाँ पर वो ली ज़ेलिन मिल सकता है। इधर हम एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है, ड्रीम सेंस मेंशन करके था। पोर्ट डिस्ट्रिक्ट में ना ये फेमस रेस्टोरेंट है और रस्सी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पे एक डाइनिंग रूम में 3 लोग बैठे हुए थे टेबल पे। ज़ू रहता तो पहचान लेता तीनों, क्योंकि पहला जो था वो जियानवू था, फर्स्ट पीक का चोजन डिसाइपल। उसके सामने में कप्तान बैठे हुए थे अपने, और अब गायब नहीं थे, वो दिख रहे। बॉडी पूरी मानो अब थी, इंजरीज हील हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर वो अभी भी वो ऊर्जा नहीं थी। और तीसरा बंदा वो तो खतरनाक था, वो जो लॉज वाला बंदा है ना, ये वो था। इनके अलावा भी एक थी सांप, वो एनाकोंडा। मानो इनका डिस्कशन से वो बोर हो रही थी, कैप्टन की तरफ देखती और कुछ कू कू करती। तो कैप्टन पूछा, लिंगर तुम किसी के बारे में सोच रही हो क्या? तो वो सांप कू कू करके आवाज देती। तो कैप्टन बोलता है एक काम करो, तुम मुझे 10 बॉटल दे दो करप्शन के, जो तुमने करप्शन वाला मिस्ट बनाया है, तो फिर मैं उस बंदे को बुला दूंगा, तुम्हारे साथ वो शाम भी बिता लेगा। सही है? एनाकोंडा की आंखों में चमक आ जाता है, लेकिन जो लॉज के ओनर थे, यानी जो इस एनाकोंडा के पिताजी के समान कह सकते हो, वो बोलते फालतू के काम मत करो, चैनर नहीं, मुझे धोखा दे दो लेकिन इस बच्ची को नहीं। इधर वो जैन को मस्त अपना मतलब अल्कोहल पी रहा था, कुछ शायराना अंदाज में बोल रहा था। कैप्टन भी अपना मस्त से वो खा रहे थे, इनका डिस्कशन चल रहा था। और कैप्टन बोलते मुझे मालूम है तुम अभी कल्टीवेशन से बाहर निकले हो, छोटे जिनसियान, तुम्हें पता नहीं हम कितने स्ट्रांग बन चुके हैं, तो मेरे से तुम अच्छे से ही बात करो। फिर ये वो जियान वो जो था ना, कुछ तो फिर शायराना अंदाज में बोलता है। कैप्टन स्माइल करता है कि तुम बकवास बंद नहीं करो, मैंने वैसे से ग्रैंड अंकल से बोला था कि मैं तुम्हें पीटूंगा नहीं। इधर तभी लॉज ओनर बोलते हो गया तुम लोगों का, तुम लोगों के साथ बैठ कर मैं बोर ही हो रहा हूँ। फिर ये डिस्कस करते हैं कि वो जियान वो मास्टर को अपने बोलना, क्योंकि उन्होंने जो टाइम दिया था वो पूरा हो रहा है, तो अब मैं 7 ब्लड आइज में ज़्यादा नहीं रुक सकता। तो वो जो इनर है, इन जो जिस इनमें रहते हैं राइट, वो एक ग्रू है अगर आपको याद हो तो, जिससे कि इन्होंने जू को भी डराया था। तो बोलते हैं उसके सील्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ से निकल सकता। जो तुम्हें पता है क्या कुछ भी हो सकता है। फिर ये बात करते हैं अपना कैप्टन से कि मैंने तुम्हारे सील्स को 3 गुना स्ट्रेंथन कर दिया, इसके बाद नहीं हो पाएगा इन फ्यूचर, तो तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा, गॉडलीनेस की और या कुछ नहीं, तो वो चीज़ अगर तुम्हारे अंदर जाग गई तो तुम फिर उसको होल्ड नहीं कर पाओ। कैप्टन अभी भी स्माइल करते हैं, ज़्यादा चिंतित नहीं दिखते हैं, लेकिन एक टेंशन तो था। और फिर ये बोलते मुझे कुछ समय के लिए जाना पड़ेगा। लिंगेर यानी कि वो सांप के बारे में बोल रहे थे, वो फाउंडेशन लेवल में पहुंचने वाली है, स्पेशल गर्ल है, तो मुझे इसके एंसेस्ट्रल लैंड ले जाना पड़ेगा, तो मैं कुछ सालों तक वापस नहीं आऊंगा। सांप भी इस दौरान कू कू करके बोलती है, मतलब वो जाना नहीं चाहती थी। ओनर समझ जाते हैं, लॉज ओनर की, तुम उस जू वाले लौंडे के पीछे पागल हो ना, तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हें खा जाएगा? स्नेक जो थी एनाकोंडा, वो कू कू करके फिर से बोलती है। और लॉज वाले ओनर बोलते हैं यार ये लड़की सुधरेगी नहीं। इस दौरान कप्तान बोलते हैं अरे गला साफ करके कि वो बंदा जू कोई बुरा नहीं है, वो और लिंगर अच्छे देखेंगे। ये सुन करके ये जो एनाकोंडा थी काफी खुश हो जाती, थोड़े धुंध जो थे ना वो कैप्टन की तरफ थूक देती है, मतलब कैप्टन बॉटल में उसको भर लेते हैं। इस दौरान वू जियान वो इन चीजों को देख रहा, फिर से कुछ तो शायरी मार। इवन ना कैप्टन समझते ना, जो लॉज ओनर थे वो समझते। खास करके अब ये बोलता है, जब ये जूकिंग का नाम लेते ना कैप्टन कि तुम जूकिंग की बात किए, तो वो जियान वो बोलने लगता है शाराना अंदाज छोड़ के, वो वही ना 7th पीक वाला जिसने अभी एकदम खतरनाक कांड किया था, जो दिखने में काफी हैंडसम है। कैप्टन स्माइल करते हैं, हाँ वही, तुम जानते हो उसे, वो डिप्यूटी डायरेक्टर है, मेरे अंडर काम करता है। फिर से कुछ शायरी मारते। कैप्टन बोलते बकवास बंद करो, लेकिन वो वापस आ चुका है, मैं उसे बुलाऊं क्या? वो जियान की आंखें एकदम खुल जाती। अब वो अच्छे से बात करता है, अरे मैं कुछ पिल्लुल मुझे खाना है, मैं इन चीजों में नहीं पड़ने वाला। जैसे वो निकलने को सोच रहा था, अभी एक प्रेशर ना गलियों से, जहाँ नीचे जो गली थी इनके यहाँ तक पहुंचता है। फौरा फील करके वो जियान वो या वो लिंगेर हो ना, उनकी आंखें एकदम बहुत चक्की हो जाती। ये खिड़की से बाहर जो रास्ता था ना उसकी तरफ देखते हैं,
तो देखो रात जो था ना काफ़ी गहरा था और चंद्रमा भी दिख रहा था। हल्की बारिश भी हो रही थी, मतलब चंद्रमा दिख रहा था लेकिन थोड़ा बादलों के बीच में छिप भी रहा था। और उस गली में ना एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने ग्रे रोब पहना था और सफ़ेद छाता था। तो देखा नहीं जा सकता था कि उस छाते के नीचे कौन है। और उस बंदे की बॉडी से जो ऑरा निकल रही थी ना, जो बारिश की बूंदें थी ना, मानो वो धुंध में बदल जा रही थी, वाष्पित हो जा रही थी। और छाते वाले बंदे के साथ 2 और लोग थे। उनमें से एक के पास और छाता था और दूसरा बिना छाते के घूम रहा था। और ज़ू किंग था बेसिकली वो छाते वाला बंदा, जिसका शिकार सामने था। और ये बंदा क्या था ना, ये जो ली ज़ेलिन था जिसने कि मारा था उस बंदे को, ज़ाओ किनफेंग को, राइट? ये ड्रीम सेंस मेंशन के बाहर खड़ा था और एक वुमन से बात कर रहा था, फीमेल डिसाइपल से। देखो ज़ू कोई फ्लक्चुएशन नहीं रिलीज़ करता अपने कल्टीवेशन का, लेकिन उसकी जो ऑरा थी ना, बेलफुल ऑरा जो बोलते हैं, किलिंग इंटेंट जो भी बोल लो, 65 धर्मा पर्चर का प्रेशर, वही काफ़ी था। यहाँ पर दुकान वाले जितने भी लोग थे ना, वो हैरान हो जाते। और सेकंड फ्लोर पे जो वो खिड़की था, उससे एनाकोंडा बाहर देखती, काफ़ी खुश हो जाती, कू-कू के साउंड निकालने लगती। अब ज़ू छाता हल्का-सा टिल्ट करता है ना, थोड़ा-सा मोड़ता है, ऊपर देखता है और स्माइल देता है उसको, क्योंकि वो हँस रही थी। और ये एनाकोंडा ना अब तो मानो वहीं से उछल जाएगी। लेकिन जो शॉपकीपर थे, वो इनकीपर, लॉज कीपर जो भी बोल लो, वो इसे पकड़ लेते हैं। गुस्से में कहते, "तुम फिर से।" इधर ली ज़ेलिन को दिखाया जाता है जो कि नीचे था और उसकी एंग्ज़ायटी उसको हो रही थी, क्योंकि वो देख चुका था कि ज़ू किंग के साथ कौन-सी बंदी आई हुई है, तो उसको समझ में तो आ चुका था। क्योंकि इसे पता तो था कि ज़ायो हुई 2-3 महीने से इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो इन्फॉर्मेशन तो इसके पास भी था। तो इसके हिसाब से कमज़ोर लोगों को मार के मैं क्या ही कर सकता हूँ। बट इसे नहीं पता था ना कि किनपेंग कहीं न कहीं एक जोकिंग का अच्छा दोस्त तो नहीं था, लेकिन था, मतलब फ्रेंड टाइप था। और ये बात करने की कोशिश करता है ली ज़ेलिन ज़ू से, सेक्ट अंकल ज़ू बोलकर। लेकिन ज़ू इस दौरान गूंगे और उस लड़की ज़ायो हुई से पूछता है, "ये वही है?" गूंगा हाँ हमेशा लाता है और ज़ायो हुई बोलती हाँ, काफ़ी गुस्से से, नफ़रत के भाव से देखती है ज़ेलिन की तरफ और तुरंत ही ली ज़ेलिन की तरफ फट जाती है और वो चिल्लाता है, "माय लॉर्ड मेरी मदद कीजिए।" लेकिन जब तक वो कुछ ज़्यादा उसकी आवाज़ आगे बढ़ पाती या पहुँच पाती, ज़ू का जो सरिया था ना, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, बिजली कड़कती है और ली ज़ेलिन का जो शोल था, वो गायब हो जाता है, उसकी बॉडी में क्रैक्स आ जाते हैं और कोलैप्स कर जाती है। तो वो बात तो सीधा कि फाउंडेशन लेवल के बंदे आराम से की वाले को मार सकते हैं, लेकिन इतना आसानी से ये लोगों को चंबित कर जाता है। ज़ू अब जाने लगता है, लेकिन तभी सेकंड फ्लोर से एक आवाज़ आती है, जिससे कि लिंगेर यानी उस एनाकोंडा ने खिड़की जो खोला था वहाँ से, "अय्या! जिनसियान, ये तुम्हारा ही अटेंडेंट था ना, जो मदद के लिए बुला रहा था?" ये आवाज़ था कैप्टन का। ज़ू एनाकोंडा की तरफ देखता है और इनकीपर, शॉपकीपर की तरफ देखता है। उसके अलावा भी 2 और लोग थे वहाँ पर, वो ज़ियानवो और कैप्टन। कैप्टन तो अपना सेब खा रहा था और स्माइल कर रहा था। वो ज़ियानवो की नज़र में कैप्टन इडियट है, तो वो कैप्टन की तरफ देखता भी नहीं है। वो विंडो की तरफ आता है और छाते वाले बंदे की तरफ देखता है। अपने कल्टीवेशन बेस को भी रिलीज़ कर रहा था। काफ़ी गुस्से में था। ज़ू की तरफ किलिंग इंटेंट के साथ देखता है। थोड़ा एरोगेंट के पूछता है कि तुमने मेरे अटेंडेंट को क्यों मारा? लोगों को लगता नहीं यार, इनका अटेंडेंट है तो ये गुस्सा तो होंगे। लोगों को लगता है आस-पास जो भी थे दुकान-वुकान वाले कि अब तो एक खतरनाक बैटल होने वाला है। इधर एनाकोंडा ना इस समय गुस्से से देख रही थी वो ज़ियानवो को, मानो उसे अभी खा जाएगी। लेकिन जो शॉपकीपर थे, इनकीपर, वो उसे पकड़ के थे। ओल्ड मैन काफ़ी खुश हो रहे थे, मतलब वो, मैं इसको लिंगेर का पापा ही बोल लूँगा यार, ज़्यादा बेटर है, कि चलो अब ज़ू को मज़ा आएगा। ये ज़ू किंग ज़्यादा उछल रहा है ना, ये तो फर्स्ट पिक डिसाइपल है, वो ज़ियानवो, उसके 8 बड़े भाई भी हैं, 9th हाइनेस है वो। अब उसकी आवाज़ सुन करके, उसकी ऑरा फ़ील करके वो ज़ियानवो की, एटलीस्ट गूंगा और ज़ायो हुई तो हिल जाते हैं, क्योंकि वो भाई फाउंडेशन लेवल का बंदा था, एक अलग प्रेशर था। लेकिन फिर भी गूंगे की एक आदत थी, वो भी ना वो ज़ियानवो के गले की तरफ देखता। लेकिन ज़ू का एक्सप्रेशन एकदम वही था जो था। अब वो पलट के देखता है वो ज़ियानवो की खिड़की की तरफ, आँखें एकदम खोल, और इसके हाथ में सरिया आ जाता है। तभी वो ज़ियानवो हँसता है। हँसने लगता है तो लोग हैरान हो जाते हैं कि हाँ, तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मैं इसमें नहीं पढ़ूँगा। ज़ू भी अचंभित हो जाता है, कुछ कहता नहीं। इधर ज़ियानवो एक्टिंग करता है कि अरे तुम्हें मुझे खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है ये उसने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया। मैं इवन इसका 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन पे कर दूँगा। तो जो लिंगेर थी ना, वो भी अचंभित हो जाती। वो ज़ियानवो थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, ब्रदर ज़ू, मुझे निकलना पड़ेगा, टाइम नहीं है। ज़ू को रिस्पेक्ट दिखाता है और निकल जाता है। फिर से कुछ शायराना अंदाज में कहता है और जा चुका था। तो जब काफ़ी दूर निकल जाता तो सोचता, यार ये बंदा के पसीने छूट रहे थे, मतलब ज़ू के बारे में सोच के कि उसके पास 2 लाइफ फ्लेम आ चुके हैं। ये फ्रेंडस किलर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? आराम से मुझे मार सकता है। अगर सेक्ट के बाहर मिला तो मैं सेक्ट से बाहर नहीं जाऊँगा कुछ महीने। ये यही सोचता है। अच्छा हुआ मैंने उसकी ऑरा फ़ील कर ली और मैं शांत हो गया, चीज़ों को पलट दिया। ज़ू के चेहरे पर अभी भी एक अलग एक्सप्रेशन था। गूंगा तो अचंभित हो जाता है और ज़ायो हुई को तो समझ में नहीं आता ये क्या हुआ? इवन जो
लिंगर के पिताजी थे ना, वो अचंभित हो जाते हैं बूढ़े कि यार ऐसा कैसे हो गया कि फूजियान वो भी बहुत स्ट्रांग बंदा है, वो ऐसा कैसे चला गया। कैप्टन इस दौरान अपने पैरों पे खड़े होते खिड़की के पास आते हैं, जू की तरफ देख और कहते हैं जिनजियान की एक्टिंग काफी अच्छी थी। जू देखता है कैप्टन की तरफ कि अरे इनके तो चारों मतलब दोनों हाथ दोनों पैर वापस आ चुके हैं। कैप्टन इस बार जल्दी रिकवर हुए थे, तो जू समझ जाता है कि इस बार इन्होंने कल्टीवेशन टेक्निक तो या दवाई का यूज तो नहीं किया होगा इतना जल्दी रिकवर होने के लिए। कुछ ग्रोइश टेक्निक होगा, यानी कुछ डेमोनिक तरीका होगा, या जो भी बोल लो। इधर लिंगेर जो थी ना इस मौके का फायदा उठाती है, क्योंकि उसके पिताजी एकदम शॉक्ड थे। जू की तरफ बढ़ जाती है। जू इस लड़की की आंखों को देखता है, लगता है यार इसको मैंने कहीं तो देखा है। उसकी आंखों में एक अलग हैप्पीनेस था, बिल्कुल कलिंग अटेंड नहीं था उस बंदी के। और वो कू कू करती है, फिर से साइज में छोटी हो जाती है। जू के हाथ में ऐसा लपेटने लगती है खुद को और कू कू फिर से कर रही। शॉपकीपर जब ये देखते हैं तो बोलते हैं यार ये बंदी, लेकिन जू उनकी तरफ देखता तो वो शांत हो जाते, क्योंकि इन्हें याद तो था कि इस बंदे ने लगभग मुझे मार ही दिया था उस टाइम। इसलिए वो चाहते नहीं थे कि ये बंदा मतलब मेरी बंदी के साथ आए, मेरी लड़की के लिए अच्छा मैच तो नहीं है ये। फिर वो सांप की भाषा में बोलते हैं कू कू। सांप समझ जाती है, यानी कि अपनी लिंगेर, और वापस आने लगती। जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जू के ना कलाई का चक्कर मारती और फिर वापस आ जाती। अब इस दौरान कैप्टन कहते हैं अरे डिप्टी डायरेक्टर जू आ जाओ, कुछ पीते पाते हैं। अब जू इस दौरान जाए हुई वगैरह को बोलता है कि तुम लोग जाओ। जाए हुई मतलब काफी अच्छा फील कर रही थी, फिर चली जाती। और म्यूट जो था ना, गूंगा, जहां पर वो बंदा खड़ा था ना ली जेलिन, कि वहीं खड़ा हो जाता है और जू अपना ऊपर चला जाता है। अब जू इनसे पूछता है कैप्टन एक बात बताओ, वो स्टैचू का नाक क्यों एक्सप्लोड हुआ था। जू इस समय काफी सीरियस था। कैप्टन बोलते हैं तुम्हें नहीं पता। जू बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। कैप्टन बोलते हैं मुझे अब तुम अपनी एक्टिंग मत बताओ, तुम्हारे वजह से ही हुआ था, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। फिर कैप्टन बोलते हैं पता नहीं है। बोलते वो सब छोड़ो, पहले तुम अब ये जो थर्ड प्रिंसेस मैं बना था वो कहीं नहीं ला सकते हो, नहीं तो फिर तुमको पता है। अब जू पूछता है दूसरा क्या। तो कैप्टन बोलते हैं तुम्हें मुझे 1 लाख तो स्पिरिचुअल स्टोन देने पड़ेंगे, तब मैं वो जो सी ज़ॉम्बी का मैटर है ना नाक का, अपने ऊपर ले लूंगा कि मेरी वजह से वो नाक टूटा था, तो तुम्हारे ऊपर कोई चढ़ाई नहीं करेगा। तो जू बोलता है बिल्कुल नहीं, अब ये मेरी गलती थी ना आपके हिसाब से, तो मैं ब्लेम ले लूंगा, तो बाउंड्री लिस्ट में मैं नंबर 1 पे आ जाऊंगा। और जू इसके बाद जाने लगता है। क्या अब ऐसा लोग फिर बोलेंगे ना कि जू मास्टरमाइंड था असली, तो कैप्टन को तो हमेशा ही रहता है कि यार मास्टरमाइंड तो मैं था। जू उल्टा इन्हीं को ब्लैकमेल करने लगा था। कैप्टन गला साफ करते हैं और बोलते हैं यार तुम इतना सीरियस क्यों हो जाते हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं ही चीजों के लिए जिम्मेदार था, मैं ही मास्टरमाइंड था। जू बोलता है सीरियस होकर नहीं वो मैं था। तो इनका अलग चलता है। कैप्टन ने इनका चलता है कि नहीं वो मैं था, वो मैं था। कैप्टन का कहना यह था कि देखो मैंने जॉइन का फ्लैश खाया था, फिर स्टैचू के पैर पे उंगली पे काटा था, जो डिवाइन लाइकनेस का एक चेन रिएक्शन हुआ था, जितना मुझे समझ में आया। जू मान जाता है। एक और सवाल पूछने वाला था। कैप्टन हंसने लगते कि देखो यार मेरे पास और काम है, तो मैं जा रहा हूँ, कुछ चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ बिग प्लान पे, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मैटर सॉर्टेड हो जाएगा। तो अब कैप्टन जाने लगते, नीचे उतर चुके थे, फिर एक सेव खा रहे थे और सोचते कि यार इसका मतलब इस बंदे ने भी वो कांड नहीं किया था, नाक जो टूटा था, तो क्या ये मेरी गलती थी। जू इधर एक चैन की सांस लेता है कि चलो कैप्टन को मेरे ऊपर तो शक नहीं है, तो वो भी अपने बर्थ की तरफ निकल जाता है, यानी कि जहाँ उसकी नाव थी। इस दौरान 1 महीना निकल चुका था। सी ज़ॉम्बी और जो 7 ब्लड आइज के बीच में वॉर चल रहा था ना, एकदम क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच चुका था। और इस दौरान हार्बर नंबर 176 का म्यूजियम भी खुल चुका था, बिजनेस के लिए काफी पैसे भी आ रहे थे, जैंक्सन अच्छा खासा कमा रहे थे। पैट्रियार्च ने अपनी एक कैलीग्राफी भी टांग दी थी नाक से रिलेटेड लिख करके, तो वो भी सही चल रहा था। अब जू किंग को और जो चेन एर्न्यू यानी कैप्टन को जो अवार्ड मिलने वाला था पैट्रियार्च की तरफ से, वो भी अनाउंस हो जाता है कि अब इन दोनों लोगों को एनवॉय डिसाइपल बना दिया जाएगा 7 ब्लड आइज का। कैप्टन को एक्लियन के बीच में प्रमोशन मिल जाएगा और जू को भी ऐड कर दिया जाएगा। तो ये लोग मैजिकल ट्रेजर जो है ना सेक्ट के 3 बार यूज कर सकते हैं, और जो गोल्ड कोर लेवल के लिए चीजें चाहिए ना उसके भी इनको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। और वॉर के बाद और भी चीजें इनसे डिस्कस की जाएंगी रिवॉर्ड के रूप में। पूरा सेक्ट में ये चीजें पता चल चुका था भाई, एक्लियन एनवॉय डिसाइपल बहुत बड़ी चीज होती है। अब इस दौरान देखो बहुत सारे लोग आ रहे थे ज़ॉम्बी एंसेस्टर के नाक को देखने के लिए, बाहर से भी। तो जी जो जो वो लोग आएंगे थोड़े इंपॉर्टेंट लोग, उन्हें ये लोग मतलब जू हो गया कैप्टन हो गया रिसीव करने वाले थे। तो फिलहाल स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।